दोस्तों, आज हम कुछ समायोजन की कुछ बिंदुओं पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला बिंदु अपन लेंगे आत्मीकरण या तदात्मीकरण। इससे कुछ ऐसे मतलब निकलेगा कि जैसे यदि आपको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है तो आप किसी दूसरे या उच्च पदाधिकारी का नाम लेके उसको अपना संबंधी बताकर आप वहाँ से जाना या उनसे छूटना पसंद करेंगे। यही आत्मीकरण का एकदम अच्छा और सटीक उदाहरण है। पृथक्करण की विधि मतलब आप जैसे अब कक्षा के अंदर कुछ शरारती बच्चे होते हैं और कुछ शरीफ बच्चे होते हैं। तो शरीफ बच्चे को शरारती बच्चे परेशान करते हैं, तो वह चाहता है वह उनसे पृथक रहे। तो जैसे यदि कोई आदमी घर के अंदर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो वह अधिकतर घर से बाहर रहना पसंद करता है। इसी को पृथक्करण की विधि कहते हैं। कल्पना प्रवाह, दीवा स्वप्न या मन तरंग, इसमें अपने दिमाग की उपज से समायोजन की स्थिति रहती है। जैसे किसी के मकान नहीं है तो वह महल आदि में घूमकर स्वयं के मकान जैसी जो फीलिंग लेता है वही कल्पना प्रवाह है। जैसे जिसकी खुद की इच्छा होती है गाड़ी खरीदने की, लेकिन वो कुछ पैसे कारणों की वजह से नहीं ले पाता है, तो वह दूसरों की गाड़ी के अंदर बैठकर वह स्वयं की गाड़ी समझ के जो सपना देखता है वही दीवा स्वप्न मंत्रंग या कल्पना प्रवाह है। शोधन, मार्गान्तीकरण, उदात्तीकरण, शुद्धिकरण या उन्नयन, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा कि तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी में प्रेम आसक्त रखते थे, उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए उपदेश से वह फिर अपने मार्ग को या अच्छे कार्य के तरफ मोड़ दिया। बस उसी को उदात्तीकरण या शुद्धिकरण, उन्नयन, शोधन, मार्गान्तीकरण। जैसे ये कोई कक्षा के अंदर लड़ाई झगड़े वाला बालक है और किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो उसको कोई ऐसा खेल जैसे मुक्केबाजी या कोई भी फुटबॉल जिससे वह अपना गुस्सा उन पे निकाल के एक अच्छा खेल में प्रदर्शन कर सके। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन में जैसे किसी कर्मचारी को बॉस द्वारा दी गई डांट फटकार को वह घर आकर अपने बच्चों पर निकाले, यही प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन और पृथक्करण में बालक परेशान करते थे, वो उनसे अलग हो जाता था। प्रतिस्थापन में बॉस द्वारा कर्मचारी पे गुस्सा निकालने पर कर्मचारी आके घर पे निकालता है गुस्सा, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रखें। प्रक्षेपण करने की विधि। प्रक्षेपण अपन हर दिन करते रहते हैं। जैसे यदि अपन से पेपर पास नहीं होता है तो हम परिस्थितियों, साधन, समय या पैसों पे डाल के अपन उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मेरा रीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ क्योंकि मुझे घर वाले काम करवाते थे, आदि आदि। जैसे हम कह के जैसे टालते हैं वही प्रक्षेपण है। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाचना खुद को नहीं आता और आंगन को दोष देता है। दमन या चयनात्मक विस्मरण क्यों कहते हैं इसको? विस्मरण मतलब भूल जाना, चयनात्मक मतलब चयन करके। इसको कुछ इस तरह समझते हैं। दमन का मतलब होता है अपनी इच्छाओं जो हमने इच्छा बनाई है उनको बलपूर्वक दबा देना ही दमन कहलाता है। जैसे यदि आप आरएस की तैयारी करते हैं और आरएस में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी इच्छा थी कि आरएस में सिलेक्शन हो, लेकिन अब सिलेक्शन नहीं होने पर आप अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं और उसी इच्छा का चयन करके आप भूलना चाहते हैं, तो ये चयनात्मक विस्मरण होगी। दमन आपकी इच्छा थी और आप उसको बलपूर्वक दबाना चाहते हैं,
यही दमन हो गई। दमन में और युक्तिकरण में या औचित्य या तार्किकरण या तर्क संगीकरण में थोड़ा सा फर्क रखें। इसमें उसको प्राप्त न होने पर वह उसको नकार के स्वयं को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, जबकि दमन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वह स्वयं भूलना चाहता है उस चुनकर उसी एक कार्य को। और समन का एक अच्छा उदाहरण मैं इस तरह देना चाहूँगा कि अपस्ताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समन का ये अच्छा उदाहरण है कि किसी घटना के घटित होने के बाद शांतिपूर्वक उसको, दमन और समन में भी थोड़ा सा फर्क रखें। दमन में कुछ इच्छाएं थी, उनको आपने बलपूर्वक दबाया था। समन में कोई घटना घटित होने के बाद आप शांतिपूर्वक उसको भूलना चाहते हैं। जैसे ये मैंने जो पहले मुहावरा या लोकोक्ति जो बताई उससे एकदम सटीक होता है। प्रतिगमन या पलायन, इसका मतलब ये होता है गमन प्रति, जो पीछे की तरफ जिस जाते हैं या पलायन कर जाते हैं पीछे। जैसे यदि आप रीट की तैयारी करते हैं और आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बच्चों की तरह फूट कर रोते हैं, तो आपको वही बचपना याद आता है बचपन में। अन्यथा बड़े होने पर आप सिसकर लेके रोते हैं, बच्चों की तरह फूट के नहीं रोते हैं। तो इसी को हम प्रतिगमन या पलायन कह सकते हैं। तर्क संगीतीकरण या तार्किकरण या युक्तिकरण या औचित्य, इसमें ये लोमड़ी वाला सबसे अच्छा उदाहरण है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलने पर वह उसको खट्टा बताकर स्वयं को समायोजन कर लेता है। जैसे यदि आप टीचर लगे हुए हैं और आप आरएस की तैयारी करते हैं और आपका आरएस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि आरएस की वैसे भी नौकरी बड़ी मुश्किल भरी और दुविधाओं से भरी होती है, इससे अच्छा तो मैं शिक्षक ही हूँ। इसमें आप स्वयं का समायोजन इसी तरह कर लेते हैं। क्षतिपूर्ति पद्धति, क्षतिपूर्ति पद्धति में आपके पास आपकी जैसे आप यदि कोई अपाहिज व्यक्ति है तो वह अपनी क्षति को कक्षा में प्रथम स्थान ला के उसकी पूर्ति कर लेता है। जैसे कोई अंधा बालक है तो उसके कुछ न कुछ क्षति हुई और उसकी पूर्ति वह अच्छा गीत गाकर कर लेता है, तो ये क्षतिपूर्ति का अच्छा उदाहरण है। आक्रामक उपाय, आक्रामक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसकी दो विधियां हैं। आक्रामक उपाय में इसको ऐसे समझिए, ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना आक्रामक उपाय है। जैसे यदि किसी गलती होने पर टीचर आपको डांट देता है तो आप उनसे लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो ये प्रत्यक्ष विधि का उपाय है। जबकि आप उनसे लड़ झगड़ कर नहीं, आप उनकी गाड़ी के टायर में से हवा निकाल देते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष विधि है। आपने आक्रामक ईंट का जवाब पत्थर से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देकर आपने अप्रत्यक्ष रूप से बदला ले लिया, यही आक्रामक उपाय है। प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना, इसका उदाहरण आप इस तरह देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे दो महिलाएं बात करती रहती है और एक महिला अपनी बहू की बुराई करती रहती है, तो दूसरी महिला कहती है कि आपकी भी बेटी किसी के घर में बहू होगी, तो तुरंत प्रभाव से वो अपनी बहू की अच्छाइयाँ बताने लगती है और कहती है। इसी तरह हाथों हाथ अपनी क्रिया का प्रतिक्रिया कर देना, मतलब विपरीत रचना का निर्माण कर देना। जो महिला पहले बुराई कर रही थी वो अब अच्छाई बताने लग गई, वो प्रतिक्रिया निर्माण है। पृथक्करण का आपने देख ही लिया। अंतःप्रेक्षण, जैसे यदि किसी बालक के कम नंबर आते हैं तो वह हताश व निराश हो जाता है, तो अपन उसके साथ खड़े होकर उसके दुख में शामिल हो,
यही अंत प्रक्षेपण है। धन्यवाद।